तो मेरी प्यारे भाइयों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लेकर आ गए महाजनपद काल। महाजनपद काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से आपकी असली परीक्षा स्टार्ट होती है, क्योंकि यहीं से दोस्तों अधिकतर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। और आपको क्या करना है, अब यहाँ से हर वीडियो को दोस्तों 2 बार लगभग देखना है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाए। तो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं महाजनपद काल। इससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेंगे कि अभी तक, तभी ये समझ में आएगा कि थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे। उसके पश्चात में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा वो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 तक रहा। ठीक है, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। और इसके पश्चात में जो काल आया दोस्तों वो आया वैदिक काल। वैदिक काल जब आर्य मध्य एशिया से आ रहा है, उन्होंने 1500 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है, जिसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल दोस्तों में जिसमें वेदों के अनुसार जो कार्य हुआ, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल इसलिए बांटा गया क्योंकि लोहे की खोज उस समय दोस्तों हो गई थी। ठीक है, तो उसके पश्चात में अभी लोहे की यहाँ पर खोज हुई थी, प्रयोग इसका अभी उतना विस्तृत नहीं हुआ था, लेकिन 600 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों और 325 ईसा पूर्व तक ये काल दोस्तों जो माना गया वो महाजनपद का काल माना जाता है। ठीक है, तो महाजनपद का काल कब माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, इसमें अब धीरे धीरे जब लोहे की खोज हो गई, चांदी, सोना, तांबा, टीन, ये सभी चीज़ें पहले ही थी हमारे पास में, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, कृषि में उन्नत होने लगी। कृषि में जब उन्नत हुई तो व्यापार प्रारंभ हो गया। व्यापार जब प्रारंभ हो गया तो व्यापार से दोस्तों क्या हुआ, एक दूसरे में दोस्तों प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लगी, एक दूसरे के क्षेत्र में विस्तार की जिज्ञासा बढ़ने लगी। और इसी तरीके से दोस्तों क्या हुआ कि छोटे छोटे राज्य अपने विस्तार क्षेत्र को बढ़ाने की जिज्ञासा रखने लगे। तभी दोस्तों ये काल, जो छोटे छोटे महाजनपद थे वो उनके काल को दोस्तों महाजनपद काल कहा गया। इसके अतिरिक्त इनकी छोटी इकाई भी हैं दोस्तों, उनका हम वर्णन करेंगे। महाजनपद काल एक राज्य था दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग राजा अपना राज्य करते थे। ऐसे लगभग 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद थे, जो भारत में भी थे और भारत के बाहर भी थे। ठीक है, इनके बारे में भी विस्तृत हम वर्णन करेंगे। तो ये चीज़ें हमें दोस्तों पता कहाँ से चली, तो ये पता चलता है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ एक है दोस्तों अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में दोस्तों दिया हुआ है, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें महाजनपद काल के बारे में विस्तृत व्याख्या दोस्तों दी गई है। इसके अतिरिक्त जो जैन धर्म है, जैन धर्म में भगवती सूत्र, याद रखना काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है। भगवती सूत्र जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, इसमें भी महाजनपद काल के बारे में दिया गया और यहाँ के जो समकालीन राजा थे उनके बारे में काफ़ी वर्णन दोस्तों देखने को मिलता है। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों और देखते हैं छठी शताब्दी, जो छठी सदी ईसा पूर्व में जो महात्मा बुद्ध के समय में क्या हुआ कि 16 जो बड़े बड़े राज्य थे। ठीक है, और इन 16 बड़े बड़े राज्यों को दोस्तों महाजनपद कहा गया। ठीक है, ठीक है, इसकी इकाई भी हम समझाएंगे। सबसे जो छोटी इकाई थी तो होती थी दोस्तों कबीला होती थी, उसके बाद ग्राम होते थे, उसके बाद में जन होते थे, उसके पश्चात में जनपद होते थे और उसके पश्चात में महाजनपद। ठीक है, तो अभी इसके पश्चात में हम एक पॉइंट दोस्तों अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और आप ये पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो आप उस पर अच्छी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये मास्टर वीडियो है और यहाँ से आपकी नींव दोस्तों मजबूत होगी। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले 16 बड़े बड़े महाजनपद दोस्तों आ गए महात्मा बुद्ध जी के समय में। और इन जो जनपद थे, इनका जो विस्तार क्षेत्र दक्षिण में अस्मक पड़ता है दोस्तों। अस्मक कहाँ पर दोस्तों? नर्मदा एवं जो गोदावरी का जो घाटी थी वहाँ पर अस्मक राज्य था, वहाँ तक फैला हुआ था। और इसके अतिरिक्त अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम में गांधार पड़ता है और कम्बोज पड़ता है। 2 स्थान जो थे अफगानिस्तान में थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर आधुनिक समय में है, वहाँ तक स्थित था। ठीक है, अगर हम बात करेंगे राजतंत्रात्मक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको क्या यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेना। ठीक है, जो
राजतंत्रात्मक उस समय जो शासन चल रहा था, जहाँ पर 16 जनपदों में जहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो थी जो अंग थे। अंग एक राज्य था, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, छेदी, और यहाँ पर छेदी नहीं दोस्तों, चेदी, ठीक है, चेदी वंश, और अस्मत और गंधार, ये ऐसे राज्य थे जहाँ पर दोस्तों राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल रही थी, यानी राजा राज कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त गणतंत्र, जहाँ पर समूह का राज चल रहा था, वो गणतंत्र कहलाता था। उसमें बज्जी, मल्ल, कुरु, पांचाल तक कंबोज, ये ऐसे इस राज्य थे दोस्तों जहाँ पर क्या था, गणतंत्र चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, इस महाजनपद काल में सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा जागृत हुई, क्योंकि यहाँ पर लोहे का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, जिससे कृषि में हमने बताया कि काफ़ी उन्नत हुई। जब कृषि में उन्नत हुई तो लोग व्यापार करने लगे, जब व्यापार करने लगे तो व्यापार में दोस्तों प्रतिस्पर्धाएं होने लगी, अपने अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धाएं, लड़ाइयाँ होने लगी। और यही आगे चलकर दोस्तों मगध के उत्कर्ष का काल दोस्तों कहलाती है, यानी मगध का सबसे जो शक्तिशाली देश बनकर उभरता है मगध, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, जो अन्य राजा थे दोस्तों, उन्होंने काफ़ी कूटनीति का सहारा लेकर के सभी राज्यों को अपने में विलय कर लिया। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने में विलय कर लिया और एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की। तो आगे देखते हैं महाजनपद काल की दोस्तों शासन व्यवस्था, क्योंकि ये एग्जाम में आता है और इस शासन व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि जो महाजनपद काल, जितने भी महाजनपद काल थे उसमें महाजनपद में सबसे जो छोटा समूह दोस्तों था वो कबीला था, ठीक। कुछ कबीलाओं को मिलकर, कबीला क्या होता था तो यहाँ पर हमने बताया भी है कि जनपद काल में जो सबसे छोटा समूह होता कबीला कहलाता था। कबीला आधुनिक समय में अगर देखेंगे तो मोहल्ला होता है, ठीक है, सेक्टर होता है, मोहल्ला या पुरवा होता है, जिससे कबीला बनता था, ठीक है। जिस प्रकार से प्राचीन काल में महाजनपद काल में दोस्तों कबीला होता है, ठीक है। इन छोटे छोटे कबीलाओं को मिलकर, पुरवाओं को मिलकर या फिर सेक्टरों को मिलकर दोस्तों क्या बनाया जाता था, ग्राम बनाया जाता था, ग्राम बनता था, ग्राम पंचायतें बनती थी, ये मान लीजिए, ठीक है। उसके पश्चात में ग्राम पंचायतों के बाद में जो आता था वो क्षेत्र पंचायतें आती थी, यानी जन आता था, तीसरा जन आता था। जन के बाद में दोस्तों जैसे कि जिला पंचायत होता है उसी प्रकार से जनपद आता था, और जनपद के बाद में जैसे राज्य में सरकारें बनती हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, उसी प्रकार से महाजनपद होता था, ठीक है दोस्तों। तो ये बढ़ गया था दोस्तों, सबसे पहले कबीला होता था, ग्राम होता था, जन होता था, जनपद, और उसके पश्चात में महाजनपद, जहाँ पर राजा राज करते थे, ठीक है। तो ये था प्रशासनिक इकाई, आपको याद रखना, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों ग्रेटर देन और लेस देन करके आता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना, इसको आपको देख लेना, और क्रम वाइज, यानी इसको क्रम में लगाने के लिए आता है तो आपको क्रम में लगा देना है, कबीला, ग्राम, जन, जनपद, महाजनपद, ठीक है। इसके पश्चात में हम समझ लेंगे थोड़े से पॉइंट। महाजनपद काल में सबसे जो छोटा समूह होता था कबीला होता था। आधुनिक काल में इसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक समय मोहल्ले या पुरवा के रूप में हम बांटते हैं। कई जो कबीले होते थे या मोहल्ला या पुरवा होते थे, इनको मिलाकर तो क्या बनता था, ग्राम बनता था, क्या बनता था, गांव बन जाता था, ग्राम बन जाता था। कई ग्रामों को मिला करके दोस्तों जो विकसित क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था, जन कहलाता था, ठीक है, क्या कहलाता था, जन। जो आधुनिक समय में मैंने बताया जैसे क्षेत्र पंचायतें होती हैं, कई क्षेत्र पंचायतों को मिला करके दोस्तों क्या हो जाता, आधुनिक जो होता है कस्बा बन जाता था, यानी जनपद का निर्माण होता था। और काफ़ी जो जनपदों को मिला करके दोस्तों राजा, जहाँ पर जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनते थे, जहाँ पर राजा दोस्तों राज्य करते थे। तो ये क्या थी दोस्तों, शासन व्यवस्था थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं महाजनपद काल की स्थिति। देखिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो दोस्तों बड़ा हो जाए, लेकिन ये हमने बताया आरंभिक वीडियो है, न्यू है। अगर यहाँ से कोई भी पॉइंट छूट गया तो आगे आपकी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ से छूटे, आपकी कोई भी स्थिति यहाँ से दोस्तों कमज़ोर रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को जहाँ तक हो सकता है दोस्तों पूरा देखिए, और अगर आपने हमारा दोस्त चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ से हम आपकी सारी वीडियो यानी इतिहास, भूगोल और जितनी भी आपके सामान्य अध्ययन से जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों उनको हम कंप्लीट करवाएंगे, और अच्छी तरीके से दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से कंप्लीट करवाएंगे, और साथ में फ्री में, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लेंगे दोस्तों, फ्री में आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इतना काम करना है, हर वीडियो को दोस्तों लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो, जिससे हमको मोटिवेशन नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों
हमें एनर्जी लाने के लिए थोड़ा सा काम कर दीजिए आप दोस्तों, लाइक कर दीजिए और एक अगर प्यारा सा कमेंट हो जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। एक कमेंट डाल दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमको एनर्जी से हम भर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको काम करना है और प्रारंभ करते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो देखेंगे दोस्तों महाजनपदों की स्थिति के बारे में हम देखते हैं। महाजनपद की स्थिति यहाँ पर देखेंगे महाजनपदों के बारे में, तो देखेंगे कंबोज। कंबोज कहाँ पर है, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कितने थे? 8। याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने रखा है यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8 जनपद आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ थे इसके पश्चात हम विस्तृत वर्णन करेंगे इसका। फिर दूसरा जो था दोस्तों बिहार में, बिहार में कितने थे? 3 जनपद थे। राजस्थान में 1 जनपद था और मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। दक्षिण भारत में भी 1 महाजनपद था और भारत के बाहर 2 महाजनपद थे। अब यहाँ पर देख लीजिए, भारत के बाहर देखो, ये भारत के बाहर कहाँ पर? ये कंबोज था और गांधार, 2 ऐसे जो क्षेत्र थे दोस्तों वो भारत के बाहर थे। ठीक है, अगर हम देख लेंगे, अब यहाँ पर भारत के बाहर वाला हो गया, यहाँ पर दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में देखिए यहाँ पर है ना जो नर्मदा और जो गोदावरी नदी के तट पर यानी घाटी में एक देश था जिसका नाम था दोस्तों अस्मक। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों ये दक्षिण भारत में। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा था? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अवंती था। अवंती बीच में सतपुड़ा पर्वत पड़ता है, तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में दोस्तों ये डिवाइड था। ठीक है, राजस्थान में 1 जनपद था दोस्तों मत्स्य। ठीक है, बिहार में 3 जनपद थे, एक तो मगध था दोस्तों और दूसरा अंग था और वज्जी। 3 महाजनपद दोस्तों बिहार में थे। इससे आते कुरु और पांचाल, है ना, सूरसेन, और ये सभी कहाँ पर थे दोस्तों? काफ़ी 8 जनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में थे। इसके पश्चात में हम भी इसका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक जनपद के बारे में। हाँ, सबसे पहले अंग के बारे में देख लेते हैं। अंग कहाँ पर था? तो अंग देखेंगे, राजधानी अंग की दोस्तों थी चंपा और प्राचीन इसका नाम कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आपको याद रखना इसका प्राचीन नाम है मालिनी। ठीक है, चंपा नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ था। चंपा नदी का भी नाम था, चंपा नदी के किनारे बसा था, इसीलिए इसका नाम चंपा रख दिया। यहाँ पर राजधानी का नाम चंपा रखा गया था। ठीक है, और उस नदी का पहले जो नाम था दोस्तों मलिनी नदी था। ठीक है, याद रखना। कहाँ पर पड़ता है? तो इसका क्षेत्र जो पड़ता है आधुनिक रूप में दोस्तों भागलपुर व मुंगेर में पड़ता है। कहाँ? बिहार में। ठीक है, प्रमुख नगर क्या है दोस्तों? चंपा, जो कि एक बंदरगाह था, और इसके अतिरिक्त दोस्तों अशोकपुर भी नाम का क्षेत्र आता था और भद्रिका का भी क्षेत्र यहाँ पर आता था। ठीक है, प्रमुख नगर ये बताए गए। ठीक है, शासक कौन था? तो अंग का जो शासक था बिंबिसार के समय यहाँ का शासक जो था एक दोस्तों ब्रह्मदत्त था। याद रखना, अभी इसकी कहानी बताएंगे। ब्रह्मदत्त जो था दोस्तों, ब्रह्मदत्त को बिंबिसार ने क्या किया दोस्तों? पराजित कर दिया था, क्योंकि उस समय जो अंग था दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली देश था, बहुत शक्तिशाली राज्य था, बहुत ही संपन्न राज्य था। तो इसीलिए बिंबिसार ने क्या किया था? कूटनीति का सहारा लेकर के, और इसका हम विस्तृत वर्णन दोस्तों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वहाँ पर आपको हम जब दोस्तों पढ़ाएंगे मगध का उत्कर्ष पढ़ाएंगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ाएंगे, हर्यक वंश के बारे में पढ़ाएंगे, तो हम विस्तृत व्याख्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए केवल हम क्या करेंगे इन चीज़ों का दोस्तों वर्णन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बिंबिसार ने क्या किया था कि ब्रह्मदत्त को हराकर उसकी हत्या कर दी और अपने पुत्र दोस्तों अजातशत्रु को वहाँ का दोस्तों प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया और वहाँ का शासक बना दिया था। ठीक है, महाभारत कालीन आपको याद होगा तो कर्ण, महाभारत में जो कर्ण थे दोस्तों वो अंग के ही राजा थे। तो अंग के बारे में हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा मगध। अब मगध के बारे में देखेंगे तो मगध की राजधानी दोस्तों क्या थी? राजगृह थी, बिहार में पड़ती थी। ये आधुनिक पटना बोधगया के पास में। ठीक है, मगध जो महाजनपद का जो जितने भी 16 महाजनपद थे उन महाजनपद सबसे शक्तिशाली था दोस्तों मगध। ठीक है, क्योंकि इसने कूटनीति का सहारा लेकर के वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने शक्ति में वृद्धि कर ली थी। मगध कहाँ पर था? तो गंगा की घाटी में स्थित था। यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत ही उपजाऊ थी तथा यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में जंगल बहुत थे, जिसके कारण यहाँ पर उनको जो यहाँ के राजा थे उनको आसानी से दोस्तों जंगलों में जो हाथी होते थे, युद्ध करने के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे, जिससे वो आसानी से युद्धों को जीत जाते थे। हाथी को ट्रेंड करते थे और हाथियों से ही लड़ाई करते थे, जिससे कि वो जीत जाते थे। ठीक है, हर युद्ध में वो विजय प्राप्त करते थे। पुराणों के अनुसार अगर बात की जाए तो जो बृहद्रथ था दोस्तों,
ये यहाँ के राजा थे। पुराणों के अनुसार बृहदत्त यहाँ के राजा थे और उसके पश्चात में क्या हुआ, हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। अजातशत्रु को दोस्तों मगध का सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है, क्योंकि अजातशत्रु के स्थान पर उन्होंने पूरे भारत में अपना राज दोस्तों स्थापित कर दिया था धीरे धीरे। और बिंबिसार ने क्या किया, अपने क्षेत्र को, अपने मगध राज्य को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों वैवाहिक संबंध तथा युद्ध नीति की नीति को दोस्तों पालन किया। अब इसके पश्चात में देखेंगे, मगध के बाद में देखेंगे कौशल देश के बारे में देख लेंगे। कौशल देश कहाँ पर दोस्तों, तो कौशल जो देश है दोस्तों, इसकी राजधानी है श्रावस्ती या फिर बोलेंगे कुशावती, ठीक है। और इसकी प्राचीन में राजधानी जो थी दोस्तों वो थी अयोध्या। अगर हम वैदिक काल में बात करेंगे तो जो कौशल देश की राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। आधुनिक क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो सरयू नदी के किनारे जो ये जो जनपद हैं वो कौशल देश में आते थे प्राचीन काल में, ठीक है। यहाँ का जो शासक था दोस्तों प्रसेनजित, ये महात्मा बुद्ध के दोस्तों समकालीन था और बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था। ये बहुत ही दोस्तों दानवीर था। दानवीर इसकी इतनी प्रसिद्धि थी, इसने तक्षशिला के ब्राह्मणों को दोस्तों क्या किया था, 2 गांव ही दान में दिए थे। 2 जो प्रभुत्व संपन्न दोस्तों गांव थे वो दोस्तों दान में दे दिए थे ब्राह्मणों को, ठीक है। प्रसेनजित ने क्या किया था, अपनी बहन, ठीक है, का विवाह बिंबिसार के साथ में कर दिया था। अपनी बहन का विवाह बिंबिसार में कर दिया था, जिनका नाम था महाकोशला, ठीक है। और काशी राज्य को दहेज के रूप में दे दिया था बिंबिसार को, ठीक है। इसके पश्चात में प्रसेनजित ने अपनी पुत्री का भी विवाह बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु में कर दिया था। अजातशत्रु को कर दिया था। इसकी विस्तृत व्याख्या दोस्तों हम आगे करेंगे हर्यक वंश में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पुत्री का भी विवाह हो गया मगध से ही, और बहन का विवाह हो गया। और उसके पश्चात में प्रसेनजित एक धार्मिक व्यक्ति होता है, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और उसकी मृत्यु के पश्चात में मगध पर अजातशत्रु का शासन हो जाता है, यानी कौशल राज्य पर मगध का शासन हो जाता है, यानी अजातशत्रु का दोस्तों शासन हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं वज्जी के बारे में। तो वज्जी के बारे में देखेंगे। वज्जी की दोस्तों जो राजधानी थी वो मिथिला वैशाली थी, ठीक है। मिथिला नहीं याद रखना, ठीक है, यह वैशाली थी। यह 8 गणराज्य विदेह, लिच्छवी, वज्जी, यात्रक, कुंडग्राम, भोज, इक्ष्वाकु, है ना, कौरव, ये सभी का दोस्तों संघ था। इसमें विदेह, लिच्छवी व वज्जी प्रमुख थे, ठीक है। ये एक संघ था, ठीक है। यहाँ पर जो है ये दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी उसका एक संघ था। यहाँ का जो प्रमुख जो शासक था दोस्तों चेटक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दोस्तों गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और समस्त जो वज्जी संघ की राजधानी वैशाली की स्थापना दोस्तों इक्ष्वाकु वंश जो विशाल ने की थी, याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन आता है। विशाल किसने की था, विशाल ने किया था। और वज्जी का जो अर्थ होता है दोस्तों याद रखना, पशुपालक या कबीला समूह, ठीक है। अंत में क्या हुआ था, मगध नरेश अजातशत्रु ने आपसी वैमनस्य का फायदा उठाकर दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया था। और इससे पहले भी बिंबिसार के साथ में जो चेटक की बहन होती है दोस्तों, यहाँ का प्रमुख शासक चेटक था और चेटक की बहन के साथ में बिंबिसार का दोस्तों विवाह होता है, ठीक है। तो जो चेटक थी दोस्तों, चेटक की बहन का नाम था चिल्लाना, याद रखना चिल्लाना, ठीक है। चेटक की बहन का नाम था चिल्लाना और छलना भी कहते हैं कभी कभी। इनकी जो शादी हुई थी दोस्तों बिंबिसार से, क्योंकि एक संधि हुई थी, संधि के अनुसार दोस्तों इनकी शादी बिंबिसार में कर दी गई थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वज्जी को भी अवध में मिलना पड़ा। धीरे धीरे देख रहे हैं दोस्तों अंग, वज्जी, कौशल, जितने भी दोस्तों राज्य छोटे छोटे अवध में मिलते जा रहे हैं। अवध यानी कौशल, इसके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं वो मगध में मिलते जा रहे हैं और मगध एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता जा रहा है। आगे देखेंगे पांचवा है काशी के बारे में पढ़ेंगे। काशी की राजधानी बनारस है दोस्तों और ये क्षेत्र वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र में आता है। यहाँ के जो संस्थापक थे दोस्तों वो कौन थे, द्विदास, ठीक है। काशी का जो शासक था दोस्तों अजातशत्रु,
अजातशत्रु के समय में काशी जो मगध का हिस्सा दोस्तों बन गया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है दोस्तों अथर्ववेद में मिलता है। जातक के अनुसार राजा दशरथ एवं राम काशी के राजा थे। काशी सूत्री वस्त्र और अश्व व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, यानी घोड़ों के व्यापार के लिए और सूती वस्त्र के लिए, बनारसी साड़ियों के लिए काशी बहुत ही विश्वविख्यात था, पहले भी और आज भी। काशी वरुणा और अस्सी नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इसको आपको दोस्तों याद कर लेना। तो काशी भी धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, मगध में जाकर मिल गया। छठा देखेंगे वत्स। वत्स के बारे में देखेंगे, राजधानी इसकी कौशाम्बी थी। वर्तमान देखेंगे तो इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर का जो स्थान है वो कौशाम्बी में आता है दोस्तों। इस क्षेत्र में दोस्तों गौतम बुद्ध एवं बिंबिसार के समकालीन एक राजा थे उदयन। ठीक है, उदयन यहाँ का जो शासक था दोस्तों। उदयन के साथ में चंद्रप्रद्योत, ठीक है, और अजातशत्रु का संघर्ष होता है। देखो क्या होता है, जो चंद्रप्रद्योत होता है दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली राजा होता है। अवंती का शक्तिशाली राजा होता है चंद्रप्रद्योत। इसकी यह युद्ध करता है दोस्तों उदयन से। उदयन क्या करता है, अजातशत्रु से संधि होती है इसकी, अजातशत्रु से सहायता मांगता है। अजातशत्रु जब सहायता कर देता है तो इसमें क्या होता है, चंद्रप्रद्योत की दोस्तों हार हो जाती है। जब हार होती है तो चंद्रप्रद्योत को क्या अपनी जो पुत्री वासुदत्ता, याद रखना क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों वासुदत्ता, ठीक है, चंद्रप्रद्योत की जो पुत्री होती है वासुदत्ता को उदयन से दोस्तों विवाह करना पड़ता है। उदयन से विवाह हो जाता है चंद्रप्रद्योत की पुत्री का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध के जो शिष्य दोस्तों पिंडोल हुए हैं, पिंडोल ने क्या किया, उदयन को दोस्तों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए यहाँ पर क्या हमने किया है, जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उन क्वेश्चनों को समाहित किया गया, उनको बताया गया। इसके पश्चात में जब हर एक वंश आएगा, जो अन्य वंश आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कहानी को हम विस्तृत रूप देंगे, ठीक है। कालांतर में जो अवंती के जो अवंती ने क्या किया, वश पर अधिकार कर लिया और अंतिम रूप में क्या हुआ, शिशुनाग के जो वश को मगध में शिशुनाग ने क्या किया, वश को मगध में मिला लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे देखते हैं जितने भी राज्य हैं वो दोस्तों धीरे धीरे मगध में मिलते जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मल्ल के बारे में। मल्ल की जो राजधानी थी दोस्तों वो कुशीनारा या पावापुरी थी, ठीक है। यहाँ का जो शासक था दोस्तों वो शासक था ओकाक, ठीक है, ओकाक था यहाँ का शासक। और यहाँ का जो शासन था दोस्तों गणतंत्रात्मक था। तो क्वेश्चन काफ़ी बार आता है दोस्तों, गणतंत्रात्मक शासन कहाँ कहाँ का था। तो इससे पहले दोस्तों बताए थे जो वज्जी संघ था वहाँ पर भी गणतंत्रात्मक शासन था और मल्ल में भी गणतंत्रात्मक शासन था, ठीक है। इस जनपद में ही महात्मा बुद्ध जी ने दोस्तों महापरिनिर्वाण की प्राप्त की थी, इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। वज्जी के संघ के संबंध में दोस्तों मल्लों के बीच में और वज्जियों के बीच में हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि ये एक संघ राज्य था। धीरे धीरे इसी का लाभ उठाकर दोस्तों मगध के अजातशत्रु ने इसको अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक जितने भी 7 राज्य हुए हैं जो महाजनपद थे दोस्तों वो धीरे धीरे मगध में मिलते जा रहे हैं, जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली राष्ट्र बनता जा रहा है। और जब अभी हम बताएंगे दोस्तों मगध के बारे में, यानी जब हर्यक वंश के बारे में बताएंगे तो उसमें दिखाएंगे आपको बिंबिसार, अजातशत्रु और इसके अतिरिक्त जितने भी राजा हुए किस प्रकार से कूटनीति का, वैवाहिक संबंधों का, इन सभी चीज़ों से दोस्तों उन्होंने अपने राज्य को किस प्रकार से विस्तारित किया। इसीलिए मगध का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनकर दोस्तों उभरा। अब इसके पश्चात में देखते हैं 8वां कौन सा है दोस्तों, अंग के बारे में पहले ही वर्णन कर चुके हैं, सबसे पहले वर्णन कर चुके हैं, तो अंग नहीं, हम बात करेंगे कुरु की, ये 8वां है, ठीक है। कुरु क्या आपको कुरु से याद आता होगा दोस्तों, कुरु जो था दोस्तों वो पांडव कालीन यानी महाभारत कालीन जो राज्य है, ठीक है। तो राजधानी इसकी इंद्रप्रस्थ थी और इंद्रप्रस्थ के लिए ही दोस्तों महाभारत में युद्ध हुआ करता था। आपको याद होगा महाभारत में युद्ध इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के लिए ही हुआ करता था, है ना। तो ये बुद्ध यहाँ पर क्वेश्चन आता है, बुद्ध के समकालीन यहाँ का कौन शासक था, तो कौरण्य यहाँ का शासक था बुद्ध के समकालीन, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है। महाजनपद के अंदर अगर कुरु के अंदर देखेंगे तो मेरठ आता था, दिल्ली आता था, थानेश्वर आता था। ये 3 जो जनपद हैं वो दोस्तों आते हैं आधुनिक काल में ना।
प्रसिद्ध जो कौरव हुए, पांडव हुए, जिन्होंने महाभारत का युद्ध लड़ा, वो कुरुवंश ही कहलाते थे। ठीक है, कुरुवंश ही कहलाते थे। तो ये कुरु बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी धीरे धीरे क्या हुआ था, आपसी वैमनस्यता के कारण दोस्तों मगध में मिल गया था। ठीक है, तो नवा देखेंगे कौन सा है दोस्तों, तो पांचाल, नवा पांचाल। तो पांचाल से आपको याद आता होगा, पांचाल से पंचाली, पंचाली किसे कहा जाता था दोस्तों, तो द्रौपदी को कहा जाता था, है ना। तो देखेंगे इसकी जो राजधानी थी दोस्तों ऐच्छत्र थी। ठीक है, ऐच्छत्र या कंपिल्य थी। ठीक है, यहाँ का जो शासक था दोस्तों ब्रह्मदत्त था। इस महाजनपद के अंदर दोस्तों बरेली आता था, बदायूं आता था, फर्रुखाबाद का क्षेत्र दोस्तों शामिल था। इसका उल्लेख दोस्तों कहाँ पर मिलता है, तो अष्टाध्यायी, है ना, पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी, इसको देख याद रखना दोस्तों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, काफी बार क्वेश्चन आया है। तो पाणिनि जो अष्टाध्यायी लिखा है वहाँ पर इसका उल्लेख दोस्तों मिलता है। और द्रौपदी को दोस्तों पांचाली भी कहा जाता है, क्योंकि द्रौपदी पांचाल की ही रहने वाली थी, है ना। तो ये हो गया नवाराज। और इसके पश्चात में देखेंगे 10वां सूरसेन, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, सूरसेन देखेंगे। तो सूरसेन दोस्तों याद रखना, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। यहाँ के शासक जो यादववंशी थे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ के शासक थे। बहुत पहले की बात, यानी प्राचीन बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर जो शासक थे वो भगवान श्री कृष्ण थे प्राचीन काल में। और मेगस्थनीज ने क्या किया है, इंडिका में सूरसेन यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में उल्लेख भी किया है सूरसेन नाम से। ठीक है, यहाँ बुद्ध के समकालीन अगर बात की जाए, बुद्ध की अगर समकालीन बात की जाए, तो वहाँ पर तो अवंती पुत्र एक शासक था जिसका नाम था अवंती पुत्र। ठीक है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, यमुना नदी के तट पर स्थित थी। तो ये बात हो गई सूरसेन, याद रखना सूरसेन जो आधुनिक इसको कहेंगे, मथुरा को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 11वां कौन सा राज्य था, वो था मत्स्य। मत्स्य की राजधानी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है मत्स्य की राजधानी क्या थी दोस्तों, विराटनगर थी। और इसका जो स्थान है, यह एक राज्य, केवल राजस्थान का एक राज्य था मत्स्य। कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए मत्स्य यहाँ पर है। ठीक है, ये मत्स्य यहाँ पर पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में अलवर, जयपुर, भरतपुर ये क्षेत्र शामिल था। मनुस्मृति में मत्स्य का कुरुक्षेत्र, पांचाल एवं सूरसेन को ब्राह्मण मुनियों का जो अधिवास भी माना गया, यानी यहीं पर जो है ब्राह्मण मुनियों का अधिवास माना गया। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण यहीं पर अपनी तपस्या करते थे और यहीं पर अपने स्थान जमाते थे, यानी यहीं पर वो रहते थे। तो मत्स्य जो देश है वो प्राचीन काल से ही मुनियों का देश रहा है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर देखो हर चीज़ के बारे में बताया गया। हम मैप के बारे में भी दोस्तों बताते हैं, जैसे कि आपको याद है, देखो अवंती यहाँ पर है, कंबोज यहाँ पर है, गांधार यहाँ पर है। अब देखते हैं 12वां इसके पश्चात में कौन है, तो अवंती। अवंती की बात करेंगे तो अवंती सबसे पहले मैप में देखेंगे, अवंती कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है। अब अवंती है दोस्तों, इसके बीच में पर्वत पड़ जाता है सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत इसके बीच में पड़ता है, जो क्या करता है इसको दो भागों में बांट देता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे राजधानी, एक की राजधानी उज्जैन थी, जो उत्तरी अवंती थी उसकी राजधानी उज्जैन थी। और जो दक्षिणी अवंती थी, है ना, जो दक्षिण भारत में थी, उसकी राजधानी महिष्मती थी, जो कि आपने बाहुबली में देखा होगा और दक्षिण मूवियों में आपने देखा होगा महिष्मती के बारे में, है ना। क्षेत्र अगर की बात करेंगे तो उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी की घाटी तक दोस्तों मध्य प्रदेश तक इसका क्षेत्र था। विंध्य पर्वत ने क्या, विंध्याचल पर्वत ने क्या कर दिया, तो दो भाग कर दिए थे। इसीलिए उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी बना दी गई थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी दोस्तों महिष्मती बना दी गई थी। एक एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपका हम क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आपको पूरे यूट्यूब सेशन में दोस्तों ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पर विस्तृत व्याख्या की गई है हर एक पॉइंट की। तो आगे बढ़ते हैं, शासक यहाँ पर देखेंगे तो महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ का जो शासक था वो दोस्तों था चंड प्रद्योत। इसके पश्चात में हम बता भी चुके हैं, चंड प्रद्योत का हमेशा याद रखना ये क्योंकि ये थोड़ा एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था, यानी दुष्ट नहीं कहेंगे, इसका साम्राज्य विस्तार की अधिक भावना रहती थी। इसीलिए हमेशा इसकी गांधार के साथ में, कंबोज के साथ में और इधर अंग के साथ में लड़ाइयाँ हुआ करती थी और मगध के साथ में भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, तो इसका प्रमुख नगर था जो कुरारगढ़, है ना, ये सुदर्शनपुर, ये सभी इसके मुख्य जो नगर थे। और इसी चंड प्रद्योत, ठीक है, चंड प्रद्योत की सेवा में जब इनको एक रोग हो गया था, पीलिया से पीड़ित हो गए, तो बिंबिसार ने क्या किया था, जीवक को
वैध जीवक को दोस्तों इनकी उपचार के लिए भेजा था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, इसको हमने समाहित कर दिया। आपको याद रखना है कि जीवक को बिंबिसार ने वैध जीवक को किसके उपचार के लिए भेजा था, तो चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था, जो कि अवंती के दोस्तों राजा थे। ठीक है, यह लोहे की खान के कारण, यहाँ पर दोस्तों लोहे की खान थी, इसी के कारण यह बहुत ही शक्तिशाली जनपद कहलाया। कौन सा महाजनपद था, कौन, अवंती। और धीरे आते आते जब इसके पश्चात में जब अजातशत्रु यानी जो बिंबिसार के जो पुत्र अजातशत्रु जब यहाँ पर आते हैं, राजा होते हैं, तो उस समय उदयन की सहायता मांगने पर जब चंद्रप्रद्योत से और उदयन से संघर्ष होता है, तो उदयन की सहायता कर देते हैं कौन, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु, जिसके कारण चंद्रप्रद्योत दोस्तों हार जाता है और चंद्रप्रद्योत को अपनी जो पुत्री वासुदत्ता का विवाह करना पड़ता है। किससे दोस्तों, उदयन से, है ना। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं, अवंती आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चेदी राज्य कहाँ पर दोस्तों। तो चेदी राज्य आप देख सकते हैं, चेदी राज्य ये देखेंगे, ये जो आपको स्थान दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये कौन सा राज्य है, ये चेदी राज्य है। तो इसकी जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी। ठीक है, या महाभारत कालीन जो शिशुपाल राजा यहाँ पर राज किया करते थे, जिनका वध किसने किया था दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा जिनका वध हुआ था। ठीक है, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश व बुंदेलखंड के जमुना जो नदी के तट का क्षेत्र दोस्तों आता है। कालांतर में इसकी शाखा जो थी दोस्तों यहाँ उड़ीसा में भी आई, स्थापित हो गई। और यहाँ का आपको राजा याद होगा, सबसे प्रसिद्ध राजा जो था दोस्तों वो था खारवेल, है ना। खारवेल सबसे जो कलिंग नरेश खारवेल था, सबसे प्रतापी राजा था। कहाँ का, ये चेदी वंश का ही दोस्तों था, जो कि उड़ीसा में स्थापित हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 14 देखेंगे अस्मक। तो अस्मक की बात करेंगे, अस्मक सबसे दक्षिणी राज्य था। यहाँ पर देखो अस्मक है, ये देखो अस्मक। ठीक है, तो इसकी राजधानी दोस्तों पैठान या पैठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान भी इसको प्राचीन नाम दिया जाता था। क्षेत्र नर्मदा नदी और गोदावरी नदियों के मध्य में यह स्थित था। स्थापना इसकी जो की थी वो इक्ष्वाकु वंश के शासक द्वारा मूलक द्वारा की गई थी। तो इक्ष्वाकु वंश याद रखना, मूलक द्वारा की गई थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, है ना। दक्षिण भारत में ये देखिए यहाँ पर स्थित था। जातक के अनुसार जो शासक प्रवर अरुण ने क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य को कलिंग को अपने राज्य में मिला लिया था। कालांतर में अवंती ने जो अस्मक राज्य इस पर विजय प्राप्त की। अवंती ने क्या किया था इस पर अपना, और अवंती का राजा कौन था दोस्तों, चंद्रप्रद्योत, है ना। उसने क्या किया था, अस्मक पर अपनी विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, गांधार के बारे में देखते हैं। तो गांधार की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था दोस्तों। नालंदा नहीं, नालंदा तो बाद में बना हुआ है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बनवाया था, तो वो तो बाद में आएगा, मौर्य वंश काल में आएगा, लेकिन गुप्त वंश काल में आएगा दोस्तों। लेकिन जो तक्षशिला है दोस्तों वो सबसे पुरानी विश्वविद्यालय, पुराना विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कौटिल्य, उद्दालक, श्वेतकेतु, कौटिल्य ने क्या किया था, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। यह भारत के पश्चिमोत्तर सबसे पश्चिम में स्थित है, सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय का। अपने समय में विद्या और व्यापार के लिए सबसे प्रमुख था दोस्तों। यहाँ पर हमने बताया कौटिल्य, उद्दालक और श्वेतकेतु ने आदि विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण की। यहाँ का शासक बिंबिसार के जो समकालीन था वो पुष्करसेन था दोस्तों, पुष्करसेन। ठीक है, पुष्करसेन याद रखना। ठीक है, पुष्करसेन की हमेशा आगे हम बताएंगे आपको, जो पुष्करसेन था इसकी हमेशा जो युद्ध अनबन बनी रहती थी वो दोस्तों चंद्रप्रद्योत से बनी रहती थी। चंद्रप्रद्योत से हमेशा इसकी अनबन बनी रहती थी, जिसको क्या किया था, जो बिंबिसार ने क्या किया था दोस्तों, बिंबिसार ने संधि करवाई थी दोनों के बीच में। पुष्करसेन और चंद्रप्रद्योत के बीच में दोस्तों संधि करवाने वाले थे बिंबिसार। ठीक है, तो इसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। इसमें आधुनिक पेशावर आता है, रावलपिंडी आता है, ये क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। और गांधार की जो शासक थे वो जो द्रही वंशी थे,
ठीक है, द्रहिवंशी थे दोस्तों। यहाँ यह जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्रों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था। तो ये हो गई दोस्तों बात गांधार की। और गांधार से आपको याद होगा गांधारी, जो महाभारत की दोस्तों गांधारी थी वो गांधार की ही थी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16वां महाजनपद। 16वां महाजनपद आता है दोस्तों कंबोज। गांधार इससे पहले यहाँ पर गांधार पड़ता है, देखिए गांधार यहाँ पर पड़ता है और ये लास्ट में सबसे लास्ट में पड़ता है कंबोज। तो इसकी राजधानी काफ़ी बार पूछी जाती है, आपको याद रखना है। राजधानी इसकी है हाटक। वैदिक युग में इसे राजपुर भी बोला जाता था और यह भारत के सबसे पश्चिमोत्तर सीमा स्थित थी। देखो सबसे बाद में, ये पश्चिम की स्थिति सबसे बाद की, ठीक है, सबसे पश्चिम में यह स्थित है कंबोज। तो ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों कि सबसे पश्चिम में और सबसे दक्षिण में, ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे पश्चिम में सबसे दक्षिण में कौन। तो यहाँ पर अस्मक पड़ता है और यहाँ पर पड़ता है कंबोज, ठीक है। यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर युद्ध के लिए दोस्तों घोड़े यहीं से जो है खरीदे जाते थे। मगध राज्य के द्वारा सबसे ज़्यादा ये जो थे अजातशत्रु के द्वारा सबसे ज़्यादा दोस्तों कंबोज से ही घोड़े खरीदे गए। और इसीलिए क्या किया था, अजातशत्रु ने कंबोज पर अपना अधिकार भी प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही उन्नत किस्म का था, उन्नत दशा में था। इसकी भी कहानी है दोस्तों। यहाँ पर अधिकतर हाथी पाए जाते थे। हाथियों से जब लड़ाई करते थे वो चलने में थोड़ा अक्षम थे, या फिर जो दोस्तों उनमें चलने की गति कम थी हाथियों की। इसीलिए क्या किया, जो अजातशत्रु थे वो कंबोज पर उन्हें अधिकार किया और यहाँ से उन्नत किस्म के दोस्तों घोड़े प्राप्त किए, जिससे कि उनकी पूरी भारत में दोस्तों विजय उन्होंने प्राप्त की। तो यहाँ पर घोड़ों का व्यवसाय होता था। महाभारत में यहाँ के दो शासक दोस्तों हैं, चंद्रवर्मन और सुदक्षिण, यहाँ पर बहुत ही चर्चा में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कंबोज के बारे में, ठीक है। तो ये दोस्तों बात करेंगे 16 महाजनपद हो गए दोस्तों। और इन महाजनपदों के बाद में हम थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं। आप क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को आप प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों 2 बार देखना, क्योंकि इसके पश्चात में हर एक वंश का वीडियो जब अपलोड करेंगे आपको कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जो राज्य है वो किस स्थान पर है और कहाँ पर है और वहाँ का राजा कौन है। तो तभी समझ में आएगा जब इसको आप क्या करेंगे 2 बार देखेंगे। और तो अब देख लेते हैं दोस्तों फिर से एक बार क्या किए आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या किए, इसको फिर से एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने महाजनपद लिख दिया है, महाजनपद लिख दिया है। यहाँ पर हमने राजधानी क्षेत्र भी लिख दिया है, यहाँ पर लिखा भौगोलिक स्थान, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और अगर चाहेंगे तो इसका PDF भी हम प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपको क्या करना दोस्तों, आपके लिए हम इतना कुछ करते हैं, इतना आपका ख्याल रखते हैं, लेकिन आप हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। प्लीज़ और प्लीज़, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। तो देख लेंगे यहाँ पर अंग जो राज्य था उसकी राजधानी चंपा थी, और यह जो स्थित है दोस्तों भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। मगध की राजधानी दोस्तों राजगिरा थी, राजगिरी, और ये पटना और गया बिहार में स्थित है। वश की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी थी, ये इलाहाबाद मिर्ज़ापुर में स्थित है। काशी वाराणसी है ना उत्तर प्रदेश में, कौशल जो श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित। वज्जी की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार में स्थित है। अवंती दोस्तों 2 भागों में डिवाइड था, इसके पश्चात हम चर्चा कर चुके हैं। जो मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। मल्ल की बात करेंगे तो वो कुशावती है ना, कुशावती इसकी राजधानी थी, और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। अब इसके पश्चात में और हम देख लेंगे, तो अब हम देखेंगे दोस्तों पांचाल की बात करेंगे तो पांचाल की राजधानी दोस्तों अहिच्छत्रपुर थी, और ये जो आधुनिक पड़ता है दोस्तों बरेली फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। छेदी की बात करेंगे तो शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगर हम कुरु की बात करेंगे तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ और हरियाणा का क्षेत्र पड़ता है। मस्क की बात करेंगे तो विराटनगर जयपुर पड़ता है दोस्तों राजस्थान। कंबोज की बात करेंगे तो हाटकपुर पाकिस्तान, राजौरी या हजारा जिला, ठीक है, याद रखना यहाँ पर पड़ता है। सूरसेन मथुरा पड़ता है दोस्तों। अस्मक की बात करेंगे तो पोटली पड़ता है, इसकी राजधानी पोटली और गोदावरी नदी के तट पर दोस्तों पड़ता है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसीलिए हमने इसको समावेश कर दिया है। आपको याद रखना दक्षिण भारत का एक जो राज्य है दोस्तों अस्मक है, ठीक है। दक्षिण भारत में दोस्तों 2 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक स्थित है, गांधार और कंबोज, ठीक है, आपको याद रहेगा। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हो। सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला, जहाँ पर कौटिल्य ने दोस्तों क्या किया था, शिक्षा प्राप्त की है, ठीक है। रावलपिंडी पड़ता है पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों
हो गए 16 महाजनपद के बारे में। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, लेकिन कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना भी पड़ता है। और अभी भी आपने हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अतिरिक्त क्या करना है दोस्तों, आपको एक प्यारा सा कमेंट भी डाल देना है, क्योंकि जब कमेंट करेंगे दोस्तों तो हम आपसे वास्तविक रूप से जुड़ेंगे और यही हम चाहते हैं कि आपसे हम जुड़ना। ठीक है, तो जब फेस टू फेस बात होगी, आपसे थोड़ी बातें होंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम आपको आपके अनुसार दोस्तों वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बस ये वीडियो इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक कमेंट अवश्य करना, और आपका इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में हर एक वंश के बारे में, और इसी प्रकार से हम एक बारी बारी से हर वंश को क्लियर करेंगे। और यदि कहीं पर आपको कोई भी परेशानी, समस्या या कोई भी सुझाव है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।